नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के जो ईंधन खनिज है वो शुरू किए थे और एक खनिज उसमें से पढ़ लिया था अपन ने, लिग्नाइट। ठीक है, आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे खनिज तेल। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, खनिज तेल, ठीक है, खनिजों का तेल वैसे नहीं बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर खनिज तेल इसलिए नाम आया है कि भाई ये खनिजों के रूप में काम में आता है या खनिजों की श्रेणी के अंतर्गत गिना जाता है इसको। और आपके जो ईंधन खनिज है या जीवाश्म खनिज, अपन ने जो बात की थी जीवाश्म खनिज या जीवाश्म ईंधन बोल सकते हैं, उनमें इसको अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको खनिज तेल के अलावा और क्या बोल सकते हैं? कच्चा तेल बोल सकते हैं आप, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बोल सकते हैं, काला सोना। हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन बनता है कि भाई काला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो काला सोना आपके किसे कहा जाता है? खनिज तेल को कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि काला, इसका कलर आपने देखा होगा, पेट्रोल तो आपके सुनहरे कलर का होता है। ठीक है, तो उसको काला सोना किस वजह से कहा जाता है? ठीक है, कोयला होता है काला। तो पेट्रोलियम पदार्थों में देखिए, जो एक कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, कीचड़ के रूप में जमा होता है ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो इसका कलर जब निकाला जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम को या कच्चे तेल को, तब उसका कलर कैसा होता है? काले कलर का होता है। कीचड़ जैसा काले कलर का होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न तैयार होता है कि काला सोना किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोयले को नहीं कहा जाता है, खनिज तेल को या पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, ये काला सोना हो गया आपके। ठीक है, फिर देखिए इसका निर्माण। ठीक है, मैंने आपको जब ईंधन खनिज जब शुरू किए थे थोड़ा समझाया था कि भाई ये कोयला और आपके खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है वो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके जमीन के अंदर से जो ईंधन खनिज निकलते हैं, ठीक है, जैसे आपके लिग्नाइट हो गया, खनिज तेल हो गया और प्राकृतिक गैस, इन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स कैसे? ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ? कब हुआ तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, टर्शियरी युग में हुआ था, आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले इनका निर्माण हुआ था। तो ये क्रिया है हाइड्रोकार्बन्स, रासायनिक क्रिया से हुआ था इसका निर्माण, रासायनिक क्रिया। ठीक है, अब कुछ मत ये ऐसे भी हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा ये रासायनिक क्रिया हुई, किन में हुई? तो देखिए हाइड्रो H, ठीक है, हाइड्रो H और आपके कार्बन। ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो देखिए ये जहाँ पर ये खनिज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में, वहाँ पर कभी क्या था? 33 महासागर था। ठीक है, 33 महासागर था राजस्थान में। ठीक है, तो 33 महासागर का पानी जब पीछे हटा, ठीक है, 33 महासागर का जो पानी था, ठीक है, वो पीछे की तरफ हटा और उसके जो तल में जो क्या बोलते हैं, वनस्पतियां बोल सकते हैं या जलीय जीव बोल सकते हैं, वो भूगर्भिक गतिविधियों के कारण क्या हुआ? उस सागर का तल ऊपर नीचे थोड़ा विचलित हो गया और विस्थापित हो गया। उसके कारण क्या हुआ? जो जलीय वनस्पति थी और जलीय जीव थे वो क्या हुआ? जमीन के अंदर दब गए। ठीक है, जमीन के अंदर दब गए और कुछ पानी की मात्रा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? H2O, पानी से आया है। ठीक है, और ये कार्बन कहाँ से आया? कार्बन वो जलीय जीव थे, जलीय जीव और वनस्पति, जो 33 महासागर के अवशेषों तल में दबी हुई थी। ठीक है, वो जमीन के अंदर दब गई। ठीक है, तो उनके अंदर जो परस्पर रासायनिक क्रिया हुई, देखिए दाब, ताप और आपके जो भूगर्भिक हलचल थी, ठीक है, दाब ताप के कारण क्या हुआ?
जो आपके रासायनिक क्रिया हुई बैक्टीरिया के द्वारा भी बोल सकते हैं, कई जने इसको बोलते हैं बैक्टीरिया के द्वारा हुई थी। लेकिन दाब और ताप का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन वनस्पति और जलीय जीवों का क्या हुआ भाई, प्रेशर और हीट मिलने के कारण इनके अंदर जो लिक्विड था वो बाहर आ गया, ठोस से तो क्या बना, लिग्नाइट बना, और जो द्रव था, द्रव से क्या बना, आपके खनिज तेल बना। ठीक है, तो ये हाइड्रो और कार्बन, ठीक है, ये कहाँ से आए हैं और कैसे इसका निर्माण हुआ ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। कब हुआ, तो ये टर्शियरी युग में हुआ है। खनिज तेल का निर्माण कब हुआ, टर्शियरी युग में। ठीक है, तृतीय काल भी बोल सकते हैं इसको, तृतीय काल में हुआ है। फिर देखिए निर्माण होने के बाद इनकी स्थिति क्या है, तो स्थिति कहाँ स्थित होते हैं, जमीन के अंदर अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी चट्टानों में होते हैं ये स्थित। अवसादी चट्टानें जो जमीन के अंदर जो मलबा होता है, चट्टानों की जो उथल पुथल होती है, उनकी एक जगह जमा होने पर जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, अवसादी चट्टानें बोलते हैं। जमाव से निर्मित जो चट्टानें होती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, अवसादी चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, अब आपके जो अवसादी चट्टानें उनमें इनका निर्माण होता है, तो ये स्पंज नुमा जो चट्टानों में स्पंज होता है ना, स्पंज पानी को सोख लेता है, उसी प्रकार इस चट्टानों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, अब चट्टानों के बीच इसकी स्थिति कैसी होती है, आप ये ध्यान रखिए। सबसे नीचे तो जल होता है। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए ये सतह है जमीन के अंदर, और सतह के अंदर सबसे नीचे जल होगा। ठीक है, जल के ऊपर जो चट्टानें होगी उनके बीच में क्या होगा, आपके खनिज तेल होगा। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या होगी, गैस होगी, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये होता है, सबसे नीचे जल होता है, उसके ऊपर खनिज तेल होता है, और फिर होती है प्राकृतिक गैस। ठीक है, इस प्रकार से पाई जाती है जमीन के अंदर। ठीक है, तो ये स्तर है इनका। सबसे नीचे तो होता है जल, जल के नीचे आपके जल से ऊपर होता है खनिज तेल, और सबसे ऊपर होती है प्राकृतिक गैस। ठीक है, इस प्रकार पाई जाती है जमीन के अंदर। फिर देखिए जो अभी अपन ने बात की कि जब निकालते हैं तो कीचड़ रूप में निकलता है, बिल्कुल काले कलर का होता है। फिर उससे जो साफ करके अलग अलग तापमान पर और अलग अलग क्रियाओं से जो इससे उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो उसमें देखिए एक तो पेट्रोल। ठीक है, खनिज तेल से सबसे जो कीमती चीज प्राप्त हो रही है वो क्या है भाई, आपके पेट्रोल। पेट्रोल को आप गैसोलीन भी बोलते हैं। पेट्रोल को और क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। गैसोलीन, डीजल, केरोसिन। केरोसिन के अलावा वैसलीन, मोम, कोलतार, स्नेहक तेल जो आपके मशीनों में काम में आता है, इंजन ऑयल में काम में आता है, स्नेहक तेल। कोलतार हो गया, डामर। ठीक है, और नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन। इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती है इस आपके जो कीचड़नुमा जो आपके खनिज तेल होता है उसको साफ करने पे ये चीज़ें प्राप्त होती है हमें। ठीक है, फिर देखिए ये तो सामान्य चीज़ें होगी, उसके अलावा इसका रासायनिक उपयोग भी होता है। तो रासायनिक उत्पाद कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए रासायनिक उत्पादों में आपके एक तो प्लास्टिक निर्माण में डाई, और आपके क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक के अलावा रबड़ के निर्माण में। रबड़ के अलावा देखिए आप जो क्या बोलते हैं लुब्रिकेंट्स होते हैं, ग्रीस होता है। ठीक है, पेंट उद्योग होता है। ठीक है, पेंट उद्योग होता है। पेंट उद्योग में देखिए और जो क्या बोलते हैं इसको, आपके जो कीटनाशक बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड, कीटनाशकों के निर्माण में भी काम में आता है। कीटनाशक निर्माण में काम में आता है। और देखिए आपके डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट फाइबर। ठीक है,
ठीक है। इनके निर्माण में भी क्या आता है, आपके खनिज तेल का यूज लिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए फ्लेयर्स, ये तो निर्माण हो जाता है। उसके बाद देखिए आपने जो रिफाइनरीज होती है, रिफाइनरीज या जहाँ से पेट्रोल गैस निकाला जाता है, या पेट्रोकेमिकल जो आपके पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें एक आपने देखा होगा ऊपर चिमनी जलती हुई रहती है, और चिमनी जलती हुई रहती है उसमें आग लगी हुई रहती है, ठीक है। वो क्यों लगाते हैं, आपके मन में कभी जिज्ञासा हुई होगी कि भाई जहाँ से पेट्रोल निकलता है वहाँ पे आग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो उसका एक कारण है, ये जो चिमनी होती है उसको क्या बोलते हैं, आपके फ्लेयर्स बोलते हैं। ये सुरक्षा उपकरण होते हैं। फ्लेयर्स क्या होते हैं, सुरक्षा उपकरण होते हैं, ठीक है। सुरक्षा उपकरण होते हैं। अभी अपन ने इस खनिज तेल से मतलब इसका इतना यूज होता है कि कुछ भी चीज वेस्ट नहीं जाती, सारा का सारा मतलब आपके कोई ना कोई उत्पाद बना लिया जाता है, जो भी जमीन के अंदर से निकलता है वो उसका सारा यूज ले लिया जाता है। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती है जो मनुष्य के किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स गैसें ऐसे होती है जो मनुष्य के काम की नहीं होती है। उनको क्या प्रकृति में सीधे नहीं मिलाकर उनको पहले ही हवा और जल वाष्प की उपस्थिति में जला के उनको ऐसे स्थिति में लाया जाता है जिससे वो पर्यावरण के प्रतिकूल नहीं हो, ठीक है। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे आप एलपीजी का यूज लेते हैं घरों में, ठीक है, आपने देखा होगा उससे धुआं नहीं होता है, धुआं नहीं होता है तो कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो बाकी बची हुई गैसें होती है उनको जलाने के लिए या प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए तो उनको पहले ही जला के इस स्थिति में लाया जाता है कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। तो उनके लिए क्या लगाई जाती है, वो चिमनियाँ लगाई जाती हैं। ये कारण है चिमनियों के जलाने का, ठीक है। और ये सुरक्षा उपकरण होते हैं और प्रकृति में ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उन गैसों को पहले ही जला दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए बात आती है राजस्थान की, ठीक है। खनिज तेल, ठीक है। राजस्थान की बात करें अपन तो सबसे बड़ा जमीनी भंडार है राजस्थान में भारत का, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक फैक्ट आप ध्यान रखना कि जो अपतटीय क्षेत्र है, ठीक है, अपतटीय क्षेत्र आप जैसे देखें बॉम्बे हाई है महाराष्ट्र के पास, ठीक है, अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर में क्या है, वो समुद्री भंडार है, ठीक है, वो समुद्री भंडार है। और ये राजस्थान में जो प्राप्त हुए हैं आपके बाड़मेर जिले में, ठीक है, वो क्या है, सबसे बड़ा जमीनी भंडार पाया जाता है। पूरा का पूरा थार मरुस्थल संभावना बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान में क्या सबसे बड़ा जमीनी भंडार पाया जाता है खनिज तेल का, ठीक है। और अभी अपन ने जो बात की थी कि जमीन के अंदर स्तरों में पाया जाता है, तो 70 मीटर क्या है, ये स्तर है उस खनिज तेल का, ठीक है। 70 मीटर तक इसके जमाव पाए जाते हैं चट्टानों के अंदर, जो पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा जमीनी भंडार पाया जाता है किसका, खनिज तेल का। फिर देखिए उत्पादन, ये तो भंडारों की बात होगी, और भंडारों में मैंने कोई स्पेसिफिक डेटा आपको इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अभी खोज चल रही है, ठीक है। और खोज चल रही है और निरंतर नए नए भंडार प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो भंडार प्राप्त हो रहे हैं तो अपन कह नहीं सकते कि इतने भंडार मौजूद हैं, ठीक है। अभी नए नए और संभावनाएं बढ़ रही है, कई जिलों में नई खोजें चल रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या भंडारों को एक कोई डेटा नहीं दिया है। अब देखिए उत्पादन की बात करें तो दूसरा है स्थान राजस्थान का खनिज तेल के उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है। किसके बाद, बम्बई हाई के बाद, बॉम्बे हाई बोलते हैं। बॉम्बे हाई कहाँ पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है। मुंबई के पास अरब सागर के अंदर जो भंडार है, ठीक है, उसका पहला स्थान है उत्पादन में, और दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। बॉम्बे हाई पहला, सबसे ज़्यादा आपके खनिज तेल कहाँ से निकाला जाता है, बॉम्बे हाई से निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए भारत के कुल उत्पादन का 24% जो उत्पादन है वो कौन करता है, राजस्थान करता है, ठीक है। खनिज तेल का 24%, या अपन बोलते हैं 1/4। 1/4 की बात करें तो वही एग्रीगेट करके 25% भाग, ठीक है, या 1/4 भाग, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त हो रहा है। और आने वाले समय में ये संभावनाएं बन रही है कि राजस्थान खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा पूरे भारत में, जैसे जैसे नए भंडार मिलते जाएंगे, ठीक है। अभी देखें यहाँ से जो प्रतिदिन खनिज तेल का उत्पादन होता है राजस्थान में वो क्या है, 1.5 लाख बैरल, 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन
खनिज तेल निकाला जाता है राजस्थान से। अब ये बैरल क्या होता है, आपने देखा होगा जो ड्रम होता है, ठीक है, ड्रम आपने देखे होंगे, जो क्या बोलते हैं खनिज तेल बोल सकते हैं, उसमें केरोसिन आपने कभी भरते हुए देखा, तो उसमें जो ड्रम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं, ठीक है। उतने बैरल 1.5 लाख जो बैरल है वो प्रतिदिन निकलता है, ठीक है। तो वैसे 1.5 लाख ड्रम कच्चा तेल प्रतिदिन निकलता है राजस्थान में, ठीक है। ये हो गई उत्पादन की बात। फिर देखिए अब बात आती है कि खोज, ठीक है, खोज कैसे हुई राजस्थान में जो खनिज तेल है उसकी, ठीक है। तो खोज में समय में काफ़ी अंतराल रहा है, बीच बीच में काफ़ी गैप रहा है, ठीक है। उसका कारण क्या है और कैसे हुई, ये कहानी के रूप में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि खोज कैसे हुई राजस्थान में। देखिए 1932 में A.M. हेरॉन, ठीक है, अलेक्जेंडर मैकमिलन, हेरॉन, ठीक है, ये आपके क्या जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे उस वक्त अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, आपके जो नागौर जिला है, नागौर जिले में एक जायल तहसील है, ठीक है, जायल तहसील है, तो उसके अंदर क्या चूना पत्थर के भंडार खोजने के लिए आए थे, ठीक है। और कहते हैं कि रोल नाम का एक गांव है जायल तहसील के पास, रोल, ठीक है। जब वहाँ ये जमीन के अंदर से चूना पत्थर का भंडार देखने गए थे, तो उसके पत्थरों में इनको थोड़ा सा ऐसे गंध आई केरोसिन जैसी, ठीक है। तो वो उन पत्थरों को क्या अपने साथ ले गए और वहाँ ले जाके इसको जांच करवाई, ठीक है, प्रयोगशाला में। तो उनको पता चला इन पत्थरों में तेल लगा है, ठीक है। अब तेल कौन सा है, खनिज तेल, केरोसिन जैसी स्मेल आई थी उसमें, ठीक है। आपने कभी मुल्तानी मिट्टी का यूज़ लिया हो तो उसको कभी आप सूंघ के देखना, उसमें थोड़ी सी हल्की सी गंध आएगी केरोसिन टाइप की, या जो आपके रासायनिक तेल होते हैं, ठीक है, उनके जैसी गंध आएगी। तो इनको भी उस वक्त क्या हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि भाई यहाँ ज़मीन के अंदर क्या खनिज तेल के भंडार मौजूद है, और वो क्या चूना पत्थर में थोड़ा सा चिपका हुआ था, ठीक है। और उन्होंने प्रशासन को इस बारे में बताया कि यहाँ पर भंडार हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर खुदाई करवाइए थार के रेगिस्तान में। लेकिन प्रशासन ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो ये खोज नहीं हो पाई थी उस टाइम, ठीक है। फिर देखिए आपके 1935 में सिरिल फॉक्स, सिरिल एक्स फॉक्स आपके क्या थे उस वक्त, वही GSI के अध्यक्ष थे। A.M. हेरॉन के बाद कौन अध्यक्ष बने, सिरिल फॉक्स आपके अध्यक्ष बने GSI, जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। और इनके समय जैसलमेर के जो महारावल थे, ठीक है, जवाहर सिंह जी जो महारावल थे उनके समय, तो उन्होंने एक विनती की कि भाई यहाँ पर आप जो खनिज तेल है उसके भंडारों की खोज कीजिए, लेकिन इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई सिरिल फॉक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर भी खोज नहीं हो पाई। फिर 1956 में ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो आपके हैं, इसके अंतर्गत क्या हुआ, इन्होंने खोज करने की कोशिश की, लेकिन इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई फिर, ठीक है। और ONGC के बाद 1983 में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा वहाँ पर खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन इसको भी ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। जो खोज का काम है वो आगे नहीं बढ़ पाया किन्हीं कारणों से। फिर देखिए 1995 में, ठीक है, यहाँ से आपके खनिज तेल के जो भंडार हैं वो मिलना शुरू होंगे, ठीक है। 1995 में शैल एक कंपनी है, आपने कभी इंजन ऑयल खरीदा हो तो एक कंपनी का नाम लिखा हुआ आता है उस पर शैल, ठीक है। वो शैल कहाँ की कंपनी है, ध्यान रखिएगा आप, ये शैल आपकी कंपनी है, डच कंपनी है, डच आप बोल सकते हैं हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड बोल सकते हैं या नीदरलैंड बोल सकते हैं, मैंने आपको एक और नाम बताया था, नीदरलैंड, ठीक है। तो ये शैल कहाँ की कंपनी है, नीदरलैंड की कंपनी है।
जैसे इंडिया और भारत दो नाम है हमारे देश के, वैसे वहाँ पर क्या नाम है, हॉलैंड और नीदरलैंड दो नाम है उस देश के, ठीक है। तो वहाँ की कंपनी है शेल, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पर तेल खोज का काम शुरू किया और सबसे पहले कहाँ पर खोज शुरू हुई, गुडामालानी क्षेत्र में खोज शुरू हुई, बाड़मेर जिले में, ठीक है। बाड़मेर जिले में गुडामालानी क्षेत्र में खोज शुरू हुई। और ये प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले तेल की खोज कहाँ पर हुई, ठीक है। तो गुडामालानी आपके बाड़मेर में, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। राजस्थान में सबसे पहले खनिज तेल की खोज कहाँ पर हुई, गुडामालानी क्षेत्र में हुई, ठीक है। और वहाँ पर जो तेल मिला, खनिज तेल मिला, उसमें क्या मोम और सल्फर की मात्रा ज़्यादा थी, ठीक है। मोम और सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और जहाँ पर ये मोम और गंधक की मात्रा ज़्यादा होती है खनिज तेल में, वो थोड़ा उपयोगी कम होता है, ठीक है। अब आप देखो तो मैंने अभी बताया था कीचड़ जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो तेल सबसे पहले मिला था वो आपके बूट पॉलिश होती है, ठीक है। बूट पॉलिश आपने सबने देखी होगी, कितनी गाढ़ी होती है, उसके जैसा अंदर जमा हुआ था बूट पॉलिश के जैसे, ठीक है। वो सबसे पहले जो आपके खनिज तेल मिला था। अब देखिए बूट पॉलिश जितना जो गाढ़ा आपके जमा हुआ क्रूड ऑयल था, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा, 300 डिग्री पर इसको गर्म किया जाता है, जमीन के अंदर ही इसको गर्म किया जाता है 300 डिग्री तक। और 300 डिग्री तक गर्म करने के बाद क्या होता है, एक महीने भर तक ये अपने आप ही जमीन से बाहर निकलता रहता है, ठीक है। इतना टेम्परेचर पर रखा जाता है इसको कि ये बूट पॉलिश इतनी गाढ़ी जो चीज़ होती है ये द्रव के रूप में पिघल के जमीन से ऊपर आती है। और एक बार गर्म करने के बाद ये क्या महीने भर तक आपके उस क्षेत्र से बाहर निकलती रहती है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया जमीन के अंदर होती है, ठीक है। फिर देखिए आपकी गुडामालानी में जब मिल गया, उसके बाद ये समस्या आई कि यहाँ पर सल्फर और मोम ज़्यादा है क्रूड ऑयल में, ठीक है। तो ये शेल की एक सहायक कंपनी थी। शेल कहाँ की कंपनी, हॉलैंड की या नीदरलैंड की। फिर देखिए 2001 में, ठीक है, 2001 में केयर्न एनर्जी, ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड, ये क्वेश्चन आया था RS प्री में, ठीक है। केयर्न एनर्जी कहाँ की कंपनी है, स्कॉटलैंड की कंपनी है। स्कॉटलैंड आपके ध्यान रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है स्कॉटलैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था RS प्री, शायद 2010 का क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देखना कि केयर एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर, ये प्रश्न आया था, ठीक है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय कहाँ पर है भाई, स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड का किसका हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो केयर्न एनर्जी थी ये किसकी सहायक कंपनी थी, आपके शेल की सहायक कंपनी थी, ठीक है। शेल की सहायक कंपनी थी और इनको एक बार इसके भंडार मिले गुडामालिनी में। फिर देखिए थोड़ी सी पाँच साल तक ये खोज रुकी रही, ठीक है। ये समस्या सामने है कि यहाँ का तो जो खनिज तेल है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है। ये खनिज तेल गाढ़ा होने के कारण क्या कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इतना गाढ़ा तेल हमारे किसी काम का नहीं है या यूज़ नहीं आएगा, या इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन केयर्न एनर्जी ने क्या ये रिस्क ली, ठीक है। और रिस्क लेने के बाद क्या है वहाँ पर खोज करने लगे, ठीक है। केयर्न एनर्जी ने 2001 में ये मोर्चा संभाला कि अब क्या हम करेंगे यहाँ पर खोज, ठीक है। और नए कुएं खोदेंगे और नए कुओं में क्या नई संभावनाएं तलाशेंगे, हो सकता है किसी और कुएं में अच्छी किस्म का खनिज तेल मिले, ठीक है। 2001 के बाद आपके देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ है इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड और शेल, इन्होंने क्या कर दिया कि भाई ये असफल हो गए तीनों खनिज तेल की खोज में, और इन्होंने मतलब खुद को पीछे कर लिया है खोज से, ठीक है। और फिर एकमात्र जो कंपनी बची वो केयर्न एनर्जी आपकी जो स्कॉटलैंड की कंपनी है वो बची, ठीक है। अब 2002 में इसके एक इंजीनियर थे, उनका नाम देखिए बिल गैमेल, ठीक है। केयर्न एनर्जी के एक इंजीनियर थे बिल गैमेल, उन्होंने मोर्चा संभाला और मतलब उन्होंने ये जिम्मा संभाला कि अब नए कुओं में जो खोज होगी, ठीक है, उसमें हो सकता है कि आपके नए भंडार मिले और अच्छी किस्म का खनिज तेल मिले, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रयास किया और 2004 में, ठीक है, भारत में सबसे जो बड़ा तेल क्षेत्र खोजा गया वो मंगला, ठीक है, मंगला तेल क्षेत्र खोजा गया आपके नगाड़ा, बाड़मेर में, कहाँ पर, नगाड़ा। अभी मैं बताऊंगा ये तेल के कुएं बताऊंगा कौन कौन से क्षेत्र में, नगाड़ा, कवास, ठीक है। नगाड़ा कवास क्षेत्र में क्या खोजा, आपके मंगला तेल का कुआं खोदा,
खोजा और उसमें सबसे बड़े भंडार प्राप्त हुए। ठीक है, अभी ये देखिए क्वेश्चन पूछ ले कि आपके भारत में सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन्स भंडार कहाँ पर है, तो मंगला। ठीक है, मंगला तेल का जो कुआं है वहां पर सबसे बड़ा भंडार है हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, और इसमें देखिए 2004 में तो इसकी खोज हुई। ठीक है, ये पूछ ले कि आपको कि मंगला तेल क्षेत्र की खोज कौन से वर्ष में हुई या कौन सी कंपनी ने की। ठीक है, 2004 में तो इसकी खोज हुई है। ठीक है, कौन सी कंपनी ने की है, केन एनर्जी ने की है, स्कॉटलैंड की कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज सीखने को मिल सकती है। देखिए कई जने होते हैं कि थोड़े से प्रयास के बाद हताश हो जाते हैं कि हमें क्या मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन केन एनर्जी ने क्या किया, यहाँ पर अपने आप को साबित करने का एक मौका सोचा कि भाई अगर मैं नए भंडार खोज लेता हूँ तो हो सकता है मेरे फ्यूचर में ये चीज़ क्या भाई व्यापार में बढ़ोतरी करने काम में आए। ठीक है, तो वहाँ से देखिए केन एनर्जी का जो भविष्य है वो आज देखते हैं आप बहुत सुनहरा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिली है यहाँ के भंडार खोजने के कारण। देखिए फिर सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र इन्होंने खोजा 2004 में। फिर आपको पूछ ले कि मंगला तेल क्षेत्र में उत्पादन कब शुरू हुआ। ठीक है, तो उत्पादन शुरू हुआ देखिए 29 अगस्त 29 अगस्त आपके जो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है 2009। ठीक है, मंगला तेल क्षेत्र है 29 अगस्त 2009 को यहां से उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, और 5000 बैरल 5000 बैरल है वो प्रतिदिन यहाँ जो उत्पादन शुरू हुआ था उस वक्त कितना उत्पादन था, 5000 बैरल प्रतिदिन। ये पहला उत्पादन था यहाँ से। ठीक है, और आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनके कार्यकाल में हुआ था, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में उत्पादन शुरू हुआ था मंगला से। फिर देखिए आगे उसमें जो फैक्ट बनते हैं तेल के कुएं। अब आपको एक नई प्रकृति का प्रश्न बताता हूं मैं। आज तक तो क्या तेल क्षेत्र पूछे जाते हैं कौन से। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि ये आपके क्या नाम तेल के कुओं का नाम पूछ ले और कौन से गांव में पड़ते हैं तेल के कुएं, तो ध्यान रखिए ये थोड़ा सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये पूनम कुएं को छोड़ के बाकी सारे कुएं कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में है। ठीक है, तो इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई थी, आज देखिए कुओं का नाम याद रखने की, VVS। ठीक है, VVS मार्क्स पूनम। ठीक है, वेरी वेरी स्पेशल मार्क्स पूनम। ठीक है, ये कुओं का नाम याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है, देखिए VVS पहला V, इसका अर्थ हो जाएगा विजया। विजया कहाँ पर है, विजया तेल का कुआं बोथिया गांव है बाड़मेर में। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके कॉमन जिला चलेगा बाड़मेर, और जो कंपनी है उसका भी नाम क्या होगा, केयर्न। ठीक है, केयर्न एनर्जी। ये सारे कुएं किसने खोजे हैं, केयर्न एनर्जी ने खोजे। ठीक है, ये भी बाड़मेर, और ये सारे कुएं अभी ध्यान रखना आप, एक ही जिला होगा और एक ही कंपनी होगी। सिर्फ पूनम जो तेल का कुआं है वो जिला अलग होगा और उसकी कंपनी भी अलग होगी। ठीक है, दूसरे V का मतलब ध्यान रखिए वंदना। ठीक है, वंदना कहाँ पड़ता है, नगाड़ा में पड़ता है। नगाड़ा, और जिला कौन सा होगा, बाड़मेर। कंपनी कौन सी होगी, आपके केयर्न एनर्जी कंपनी होगी। फिर देखिए S का मतलब हो जाता है शक्ति। ये सारे जो नाम है ये क्या है, कुओं के नाम है। ठीक है, जहाँ से खनिज तेल निकाला गया। ठीक है, विजय हो गया, वंदना पड़ता है नगाड़ा में, शक्ति भी कहाँ पड़ता है, नगाड़ा। ठीक है, जिला वही होगा और कंपनी वही होगी। फिर देखिए मंगला, मंगला में भी क्या होगा, नगाड़ा ही होगा आपके, नगाड़ा, कवास, जोगासर। ठीक है, ये 3 गांवों का एक समूह है, उसके बीच में पड़ता है मंगला तेल क्षेत्र। और मंगला नाम से और भी कुएं खोदे जा रहे हैं वहां पे। मंगला फर्स्ट था वो, उसके अलावा भी और कुएं खोदे जा रहे हैं, उनका भी नाम क्या रखा गया, मंगला रखा गया। तो ये 3 गांवों के बीच में क्या क्षेत्र पड़ता है, मंगला तेल क्षेत्र। सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है राजस्थान में अभी तक का। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है, M का मतलब मंगला, ये नगाड़ा बाड़मेर जिले में केयर्न एनर्जी ने खोजा। फिर देखिए A का मतलब होता है ऐश्वर्या। ठीक है, तेल के कुएं का नाम, और कहाँ पड़ता है, बायतू तहसील जो आपके बाड़मेर जिले की है वहां पर ऐश्वर्या कुआं खोजा गया। ये तेल क्षेत्र बोल सकते हैं या कुआं बोल सकते हैं आप। ठीक है, और ये भी बाड़मेर जिले में, और केयर्न एनर्जी। फिर देखिए R का मतलब होता है रागेश्वरी। ठीक है, R का मतलब अपन क्या लेंगे यहाँ पर, रागेश्वरी तेल का कुआं लेंगे। और ये जो है नगर, नगर एक गांव का नाम है। ठीक है, बाड़मेर जिले में। ठीक है, गांव कौन सा है, नगर। ठीक है, नगर गांव है। ठीक है, बाड़मेर जिले में, और केयर्न एनर्जी ने ये खोजा कुआं। और फिर देखिए K का मतलब कामेश्वरी लेंगे अपन यहाँ से, और ये गांव है अंडेल।
ठीक है, अंडेल बाड़मेर जिले में, वहां पर कौन सा तेल क्षेत्र है, कामेश्वरी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके एस का मतलब सरस्वती, और ये कोसलू गांव बाड़मेर में तेल का कुआं खोजा गया, ठीक है। यहां तक तो सारे नाम सारे जो गांव थे वो कौन से जिले में थे, बाड़मेर में थे, और कंपनी कौन सी थी खोजने वाली, केएन एनर्जी, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट जो है तेल का कुआं जो फेमस है, ठीक है, पूनम, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा कि जो पूनम तेल क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र, पूनम तेल का कुआं है वो कौन से क्षेत्र में खोजा गया और कौन सी कंपनी के द्वारा खोजा गया। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बीकानेर नागौर बेसिन, ठीक है। वैसे बीकानेर में पड़ता है, पूनम तेल क्षेत्र कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला है, अभी अपन पेट्रोल बेसिन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूनम तेल का कुआं कौन से बेसिन में खोजा गया, नागौर और बीकानेर बेसिन में खोजा गया है, और कौन सी कंपनी के द्वारा खोजा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये कुआं खोजा गया है, और ये प्रश्न आया था अभी किसी एग्जाम में, आप पेपर उठा के देखना, रिपीट हुआ है 2 बार। फिर देखिए ये अपन ने तेल के कुओं की बात कर ली, देखिए अपन ने अभी तेल के कुओं की बात कर ली। अब पेट्रोलियम बेसिन, पूरे राजस्थान में जो बेसिन है जहां पर क्या तेल के भंडार विस्तृत रूप से फैले हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम बेसिन बोलेंगे अपन। उनकी संख्या पूछ ले तो आपको पूछ ले कि राजस्थान में कितने पेट्रोलियम बेसिन है, तो अभी तक 4, ठीक है, अभी तक 4 पेट्रोलियम बेसिन निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। पेट्रोलियम बेसिनों की संख्या 4 है। अब उनके नाम देख लीजिए, राजस्थान शेल्फ, ठीक है, सबसे पहला जो बेसिन है राजस्थान शेल्फ, या इसको जैसलमेर बेसिन भी बोल सकते हैं अपन। दूसरा नाम क्या है इसका, जैसलमेर बेसिन भी बोल सकते हैं। जैसलमेर बेसिन में ध्यान रखिए, एक तो जैसलमेर जिला आ जाएगा, और अंशतः आपके ध्यान रखना बीकानेर, अंशतः बीकानेर जिला, ठीक है। बीकानेर का दक्षिणी हिस्सा आप दक्षिण पश्चिमी हिस्सा बोल सकते हैं, ठीक है, अंशतः जो जैसलमेर के टच में आता है, ठीक है, उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, कौन से बेसिन के अंतर्गत रखेंगे, राजस्थान शेल्फ के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। राजस्थान शेल्फ में रख लिया अपन ने। और इसमें देखिए जो तेल क्षेत्र है वो मैं 4 आपको नाम बता देता हूं, सादेवाला, शाहगढ़, तन्नोट और गुमानेवाला, ठीक है, ये 4 तेल क्षेत्र हैं। गुमानेवाला, ये कुछ प्रसिद्ध तेल क्षेत्र हैं इस आपके बेसिन में, ठीक है। और यहां पर जो तेल खोज या गैस खोज का काम कर रही है वो कौन सी, फोकस एनर्जी, इसको फिनिक्स ओवरसीज भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है फिनिक्स ओवरसीज नाम की कंपनी है, वो यहाँ पर क्या कर रही है, तेल खोज का काम कर रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर देखिए पीडीवीएस है, ठीक है, ये वेनेजुएला की कंपनी है, वी का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा वेनेजुएला, ठीक है। सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक है पूरे विश्व में वो कौन सा है, वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला आप ध्यान रखिएगा। अब जो अमेरिकी महाद्वीप है उसमें पड़ता है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, ठीक है। उत्तर की दिशा में आप देखिए एक देश दिखेगा आपको मैप में, वेनेजुएला में क्या होता है, सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है, तो वहां की एक कंपनी है पीडीवीएस है, ठीक है, वो इस राजस्थान शेल्फ में क्या कर रही है, तेल और गैस के खोज का काम कर रही है। फिर देखिए दूसरा जो बेसिन है बाड़मेर सांचौर बेसिन, ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में आप ध्यान रखिएगा, एक तो पूरा बाड़मेर जिला आ जाएगा, ठीक है। बाड़मेर के अलावा जालौर, जालौर जिला, उसमें भी सांचौर मुख्य रूप से, सांचौर जो तहसील है, ठीक है, वो मुख्य रूप से आएगी। अब बाड़मेर में आप ध्यान रखिएगा कई तेल क्षेत्र हैं, ठीक है, कई तेल क्षेत्र हैं आपके, जैसे गुड्डामालानी, शिव, बायतू, कवास,
नगाड़ा, सिणधरी, ठीक है, कवास, नगाड़ा, सिणधरी और सांचौर हो गया। एक कोसलू भी है, ठीक है, सिणधरी के अलावा एक कोसलू नाम का गांव है, ठीक है। तो ये क्या प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है, ठीक है। वो कुएं थे, ये कस्बों के नाम है, गांवों के नाम है, ठीक है। ये बाड़मेर जिले में, और जालौर जिले में एकमात्र है आपके सांचौर तहसील है, वहां पर ये क्या तेल क्षेत्र है। अब देखिए बाड़मेर और सांचौर बेसिन में क्या कौन सी कंपनी तेल खोज कर रही है, केर्न। अब केर्न जो अभी अपन ने केर्न एनर्जी पढ़ी थी कंपनी, उसमें क्या वेदांता ने हिस्सेदारी खरीद ली है। वेदांता कंपनी भारत की है, ठीक है, तो भारत की एक कंपनी प्रसिद्ध वेदांता, ठीक है, उसने क्या कर ली, केर्न एनर्जी ने में अपने शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो अब किसकी हिस्सेदारी होगी, केर्न वेदांता की हिस्सेदारी होगी इसमें। फिर देखिए इसके अलावा कौन सी कंपनी तेल और गैस खोज रही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो खोज रही है, ठीक है। तो ये कंपनियों के नाम आ जाते हैं, और कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें, ये भी आपको सम्मिलित करने वाले प्रश्न में मिल सकता है, ठीक है। फिर तीसरा जो बेसिन है वो देखिए बीकानेर नागौर बेसिन, ठीक है। बीकानेर नागौर बेसिन में देखिए 5 जिले आते हैं मुख्य रूप से, देखिए 2 तो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, बीकानेर और नागौर। अब देखिए इसके अलावा कौन कौन से, बीकानेर नागौर के अलावा आपके देखिए चूरू, श्रीगंगानगर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। ये 5 जिले आते हैं बीकानेर नागौर आपके जो बेसिन है, तेल क्षेत्र बेसिन है, पेट्रोलियम बेसिन, उसमें आते हैं। अब देखिए बीकानेर में जो आपके नाम मिलते हैं आपके तुवरी वाला, एक आपके जो नानू वाला इसमें पड़ता है श्रीगंगानगर में, नानू वाला, रावला मंडी, ठीक है, सूरतगढ़, ठीक है, श्रीगंगानगर जिले में, और बीकानेर जिले में तुवरी वाला, ठीक है। तो ये खोज चल रही है अभी, ठीक है। 5 जिले आते हैं, बीकानेर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ये 5 जिले कौन से बेसिन में आते हैं, बीकानेर नागौर बेसिन में आते हैं, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर कौन सी कंपनी गैस और तेल की खोज कर रही है, तो ध्यान रखिए एसआर कंपनी। एसआर देखिए महाराष्ट्र की कंपनी है, भारत में एक जो राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ की कंपनी है एसआर, ठीक है। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। और ये पीओजीसी क्या है, पॉलिश का मतलब आप यहाँ क्या लेंगे, पोलैंड देश है यूरोप में, वहाँ की कंपनी है ये पॉलिश ऑयल एंड गैस कंपनी, पोलैंड की है, ठीक है। ये क्या कर रही है, यहाँ पर तेल और गैस की खोज कर रही है, पॉलिश ऑयल एंड गैस कंपनी। कहाँ की है, पोलैंड की है, ठीक है। फिर देखिए ये तो होगी बात तीसरे आपके बेसिन की, ये मिटाता हूं मैं। फिर देखिए आपके चौथा जो पेट्रोलियम बेसिन है, विंध्यन बेसिन, ठीक है। विंध्यन में आप ध्यान रखिएगा, विंध्यन में आपके पूरा तो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती में मुख्य रूप से आपके कोटा, झालावाड़, बारा, ठीक है। विंध्यन क्षेत्र जहां पर क्या आपके विंध्य कगार, मैंने आपको अगर क्लास में आपने ठीक से पढ़ा हो तो विंध्य कगार के बारे में बताया था, कितने जिलों में, आप चित्तौड़ से धौलपुर तक देख सकते हैं उसको, विंध्य कगार को, ठीक है। तो ये झालावाड़, कोटा और बारा, ये 3 जिले हो गए। इसके अलावा आप देखिए आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, आंशिक चित्तौड़गढ़, ठीक है। बूंदी, हाँ बूंदी भी है, मतलब हाड़ौती के 4 जिले हैं इसमें, ठीक है। फिर देखिए भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, सवाई माधोपुर,
अंशतः है, ठीक है। ये 3 जिले तो मुख्य है, बाकी अंशतः है, आप ध्यान रखिएगा। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। ये आपके इसमें जिले किसमें आते हैं? विंध्यन आपके बेसिन में आते हैं, ठीक है। और ये बेसिन क्या है? जहां पर तेल खोज की या गैस खोज की सर्वाधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में, ठीक है। कहते हैं 14 या 15 जिले हैं। ये मैंने आपको सारे बेसिन में जो जिले बताए हैं वो क्या है? संभावित क्षेत्र है जहां पर तेल और गैस के भंडार मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन जिलों में आप ध्यान रखिएगा 14 और 15 जिले हैं मुख्य रूप से, तो ठीक है। कुछ अंशतः ये जिले दे रखे हैं, ठीक है। इनको भी काउंट कर ले तो 15 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जिले आप क्या मानेंगे? तेल खोज के लिए संभावित क्षेत्र मानेंगे राजस्थान में, ठीक है। तो ये बहुत नवीन प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर देखिए बात आती रिफाइनरी। अपन ने तेल क्षेत्र पढ़ लिए, जो प्रमुख प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां पर तेल की खोज हुई वगैरह, कुएं हैं, ठीक है। बेसिन भी पढ़ लिया। बात आती रिफाइनरी की, ठीक है। अभी 2018 के RS प्री के एग्जाम में पूछा है कि भाई ये जो हिस्सेदारी है इस रिफाइनरी में, ठीक है, उसका प्रश्न आया था 2018 वाले पेपर में, ठीक है। तो रिफाइनरी का नाम देखिए HPCL, राजस्थान, HPCL राजस्थान आपके रिफाइनरी लिमिटेड, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये इसका नाम है, ठीक है। रिफाइनरी का नाम क्या होगा? HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL का पूरा फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और हिस्सेदारी किसकी? राजस्थान की। तो दोनों को मिला के इस रिफाइनरी का नाम क्या रखा है, ठीक है। हाँ, प्रश्न बनाने वाला बना सकता है यहाँ से कि भाई क्या नाम है रिफाइनरी का? HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। अब ध्यान रखिएगा, आपने सिर्फ पचपदरा नाम सुना है कि भाई कहाँ पर स्थापित हो रही है पचपदरा। आपको ऑप्शन में मिला ही नहीं पचपदरा कि रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पर हो रखी है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको अगर पचपदरा नहीं मिले तो ध्यान रखिएगा, पचपदरा तहसील में एक सांभरा नाम की जगह है, गांव है सांभरा, ठीक है। वहां पर ये क्या रिफाइनरी की स्थापना की जा रही? पचपदरा, ठीक है। पचपदरा अगर आए तो पचपदरा करना है, और पचपदरा ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको सांभरा करना है, बाड़मेर जिले में, ठीक है। कहाँ पर स्थापना की जा रही है? बाड़मेर जिले में की जा रही है। अब इसको केंद्र सरकार की पेट्रोलियम और जो वन मंत्रालय है, सॉरी आपके पेट्रोल और गैस मंत्रालय है, उसकी स्वीकृति कब मिली? आपके 9 अक्टूबर 2017 को इसको केंद्र सरकार से मंजूरी मिली, किसको? रिफाइनरी को, ठीक है, कि हाँ स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए समझौता किसके बीच हुआ? राजस्थान सरकार और HPCL के मध्य हुआ था। एक होता है, 2 प्रकार के समझौते होते हैं, देखिए MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपसी जो समझ है या जो साझेदारी होगी उसमें क्या नियम होंगे, वो क्या वही इसमें MOU में रखे जाते हैं, ठीक है। वो कब हुआ? हाँ, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हर फैक्ट में एक क्वेश्चन है, आपके बढ़ाने वाला कैसे भी बना सकता है घुमा फिरा के, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब हुआ था? 18 अप्रैल 2017 को हुआ था। एक होता है ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, JVA का मतलब क्या? ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट। अब आपके संयुक्त, ज्वाइंट का मतलब संयुक्त, वेंचर का मतलब उद्यम, और एग्रीमेंट का मतलब समझौता, ठीक है। ये कब हुआ था? 17 अगस्त 2017 को। JVA कब हुआ था? 17 अगस्त। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ ले, वो क्या पूछ रहा है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है या आपके JVA पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा इसका उत्तर होगा। अब देखिए हिस्सेदारी की बात होगी, सॉरी समझौते की बात होगी, हिस्सेदारी का पूछा है, तो आपने ध्यान रखिएगा HPCL, ये क्वेश्चन आया था, HPCL के पास 74% इसकी हिस्सेदारी, किसकी? रिफाइनरी की। और आपके राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी होगी इसमें 26%, ठीक है। तो आप इसको अनुपात के रूप में भी देख सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं, 74:26, ठीक है। 26 अनुपात किसका है? राजस्थान सरकार के पास रहेगी इसकी हिस्सेदारी, ठीक है। अब निर्माण इसका शुरू हो चुका है, आपके देखिए निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये तो एक प्रश्न आ चुका है RS 2018 में।
2018 में क्वेश्चन आ चुका है प्री में, ठीक है। फिर देखिए निर्माण, हाँ ये मिटाता हूं मैं। निर्माण देखिए 16 जनवरी, ठीक है। निर्माण देखिए इसका 16 जनवरी 2018 से शुरू हुआ है और रिफाइनरी शुरू, और 2022 तक क्या होगी इसका निर्माण पूर्ण होगा, ठीक है। निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, ये डेट आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2018 से इस रिफाइनरी का निर्माण का कार्य शुरू हुआ और पूर्ण कौन से वर्ष में होगा, 2022 में होगा, ठीक है। फिर देखिए इसकी जो लागत है वो 43,129 करोड़, सॉरी 43,129 करोड़ आएगा यहाँ पर, 43,129 करोड़ रुपए इसकी क्या आएगी, लागत आएगी इस रिफाइनरी के निर्माण में, इतना पैसा खर्च होगा, ठीक है। फिर देखिए क्षमता कितनी होगी इसकी, 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, ठीक है। 9 मिलियन का मतलब 90 लाख, ठीक है। 90 लाख मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष इसमें क्या होगी, क्षमता होगी प्रति वर्ष, इतना वहाँ पर खनिज तेल साफ किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, ठीक है, ये इसकी क्षमता होगी, ठीक है। अब इस जो रिफाइनरी है इसके बारे में विशेष बातें क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान इस 15वां राज्य है जहाँ पर रिफाइनरी, 15वां राज्य है राजस्थान जहां पर रिफाइनरी स्थापित की जा रही, ठीक है। फिर देखिए 26वीं रिफाइनरी है पूरे भारत में, जो रिफाइनरियां स्थापित की गई उनमें से इस रिफाइनरी का क्रम कौन सा होगा, 26वीं रिफाइनरी होगी ये राजस्थान में, ठीक है। भारत में इसका क्रम कौन सा है, ठीक है, तो वो 26वां होगा। फिर देखिए पहली आपके ऐसी रिफाइनरी होगी जिसमें ये सब प्रश्न है, कम से कम आपके 20 से 30 प्रश्न बन सकते हैं इसमें, 30 प्रश्न तो आराम से बन जाएंगे इस ओनली खनिज वाले टॉपिक से, ठीक है। पहली रिफाइनरी होगी जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहली रिफाइनरी जिसमें साथ साथ रिफाइनरी के साथ साथ क्या होगा, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होगा। अभी पेट्रोकेमिकल की बात की थी अपन ने, उसमें आपके रासायनिक जो कीटनाशक है, ठीक है, उसमें आपके देखिए डिटर्जेंट है, प्लास्टिक है, रबर है, फाइबर है, डाई है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें निर्मित हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उनके लिए क्या कॉम्प्लेक्स निर्मित किया गया है कि रिफाइनरी परिष्करण के साथ साथ वहीं पे क्या किया जाए, उसको दूसरी जगह नहीं भेजना पड़े, ठीक है, वहीं पर उत्पादों का निर्माण हो जाए, ठीक है। बार बार इसको एक दूसरे जगह भेजने से क्या है, इसमें लागत बढ़ती है और बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ती है किसी उत्पाद की, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया, बहुत ही अच्छी ये विचार रखा गया कि भाई कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी साथ में कर दी जाए। उसके अलावा देखिए और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। BS6 भारत स्टेज 6, ठीक है, 6 वाली पहली रिफाइनरी है भारत की। पहली रिफाइनरी है BS6 जो आपके स्टेज रखा गया है, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, इको फ्रेंडली, ठीक है। पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है भारत की।
ठीक है, कितने हो गए फैक्ट? 5 देख लीजिए। 5 के अलावा एक मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपके फायर ब्रिगेड होगी, ठीक है, फायर ब्रिगेड होगी कहाँ, कौन से देश से मंगवाई गई है? ऑस्ट्रिया से। यूरोपीय देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से जो फायर ब्रिगेड है वो मंगवाई गई है यहाँ पे, ठीक है। बहुत उन्नत जो तकनीक के साथ उपलब्ध होगी ये, ठीक है। बड़े लेवल पे इसको सुरक्षा कारणों से यहाँ पे रखा जाएगा और ये ऑस्ट्रिया से मंगवाई गई, ठीक है। तो ये 6 प्रश्न है, ठीक है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो प्राकृतिक गैस है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, कोल बेड मीथेन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद आणविक खनिज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।